हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12 मैथ सीबीएसई सैंपल पेपर टर्म 2 का बचा हुआ जो पोर्शन है सेक्शन सी मेजरली, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, हमने आपको इसकी स्ट्रैटेजी बताई. टोटल 14 क्वेश्चन जैसा कि सीबीएसई सैंपल पेपर ने दिया है. 3 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. तो अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करें तो सेक्शन सी आपसे करीब 45 मिनट तो जरूर मांगता है. तो अगर आप कोशिश कर सके तो सेक्शन ए और बी 1 आवर के अंदर और सेक्शन सी 1 आवर के अंदर कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ए और बी सेक्शन करने में तो आप 5-10 मिनट उसमें और एक्स्ट्रा दीजिए. बट अदरवाइज सी सेक्शन ऑल्सो डिमांड्स अ टाइम. तो अगर आप इस तरीके से बाइफर्केशन करेंगे तो बेस्ट रहेगा. तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हमारा सेक्शन बी से रह गया था लास्ट वीडियो में. 30 मिनट की हमने वो वीडियो डिस्कस करी थी आपसे. तो 10th क्वेश्चन सेक्शन बी का लेते हैं, उसके बाद पूरा सेक्शन सी लेंगे. राइट, चलिए देखिए, हम दोनों क्वेश्चन करके दिखाएंगे और वाले भी, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त हमें एक्स्ट्रा लगता है. अदरवाइज अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा कम टाइम लगेगा. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आप बात करें एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है. बस आप जब डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन का फॉर्मूला लगाने जा रहे हो तो एक चीज कंफर्म कर लो, क्योंकि हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 पढ़ा है. एक होता है नॉर्मल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला और एक होता है पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला. जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो थोड़ा छोटा होता है. अब ये कैसे पता चलेगा मैम कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं? देखिए, इनके बी वेक्टर से. अगर इनका बी वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है. वैसे तो एग्जैक्टली सेम होने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये रेशो चेक करो 2/4 1/2, दैट इज ऑल्सो 1/2, दैट इज ऑल्सो 1/2. इसका मतलब अगर इनका बी वेक्टर दोनों लाइंस का सेम रेशो में है तो ये लाइंस भी आपस में पैरेलल लाइंस हैं. राइट, तो अब हमारे को यहां पर डिस्टेंस जो फॉर्मूला लगाना चाहिए वो पैरेलल लाइंस वाला लगाना चाहिए रादर देन नॉर्मल वाला. उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए. किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. तो ये लाइन 1 है, इसे हमने लिख दिया. लाइन 2 है, इसमें से देखिए हमने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया. ले सकते हैं हम. अब ये 2 इंटू टी, देखो टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है. जब वो टी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हमने नाम दे दिया म्यू. अगर आप ध्यान दोगे तो अब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बिल्कुल इक्वल है. राइट, तो लाइन 1 आपके पास है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. ये ए वेक्टर होता है, ये बी वेक्टर होता है. तो अब ये क्या हो गया, A1 वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर, है ना. B1 B2 नहीं, दोनों में सेम है. और ये क्या हो गया हमारे पास, A2 वेक्टर प्लस म्यू, ये क्या हो गया आपके पास, बी वेक्टर. क्लियर. तो ये हमारा A1 वेक्टर, ये हमारा B वेक्टर, ये हमारा A2 वेक्टर और ये हमारा B वेक्टर हो गया. क्या किया हमने, इसमें से 2 कॉमन लिया. 2 को T से मल्टीप्लाई करेंगे, एक अनदर कांस्टेंट, उसको हमने U ले लिया. जब दोनों ये लाइंस के अंदर B वाला पोर्शन सेम हो तो ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं. तो लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है. और अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना हो तो ये होता है B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड. और जो यहां से क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड. राइट, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. तो बी वेक्टर कौन सा है, ये रहा आपका बी वेक्टर. ये A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है. तो सबसे पहले देखिए मैंने A1 वेक्टर लिख दिया I J माइनस के, ये आपका A2 वेक्टर है. राइट, और ये दोनों के दोनों सेम है, ये आपका बी वेक्टर है. हमें क्या क्या चीजें चाहिए, A2 माइनस A1. तो सबसे पहले हमने A2 माइनस A1 कर दिया. देखिए इस वेक्टर को इसमें से माइनस कर दीजिए, I माइनस I 0, J माइनस J 0, 2K माइनस K हो जाएगा 3K. तो A2 माइनस A1 वेक्टर आ गया. अब A2 माइनस A1 वेक्टर को, ये जो B वेक्टर है हमारे साथ, यानी इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान होता है. डिटरमिनेंट में I J के, फिर B वेक्टर के कोफिशिएंट 2 1 1 और फिर इस वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, I और J के तो 0 है, तो 0 0 3. तो वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग. ये देखिए, तो I J के एज इट इज, और ये हमने B वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए 2 1 1. और A2 माइनस A1 कितना आया था आपके पास, 3K. तो 0I 0J और ये K. अब इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट नॉर्मली एक्सपैंड करते हैं, है ना. I लिखकर ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो 3 माइनस 0, माइनस J, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो 6 माइनस 0, K, ये कॉलम और ये रो हाइड कर दो 0 माइनस 0. तो हमारे पास B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर ये आ गया.
ठीक है। अब हमारा डिस्टेंस में बी वेक्टर ये है। अब हमारा डिस्टेंस में हमें एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और ये वाली चीज का भी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं और बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड कितना आ गया √6, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमने निकाल लिया है, ये रहा, राइट। अब इसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 36 प्लस 0, ये आ गया 9 प्लस √36 और नीचे बी मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा था, ये कितना आ गया √45 अपॉन √6। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 3 × 3 × 5, तो ये आ गया 3√5 अपॉन √6। अब डिनोमिनेटर में इन जनरल रूट नहीं रहने देते तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास 3√30 और ये आ गया 6, ये से कट कर सकते हैं, आपके पास बच जाएगा √30 अपॉन 2, राइट। चलिए देखते हैं इसी का और पार्ट। ये भी मुश्किल नहीं था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है अगर आप एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। फाइंड वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट, है ना, ये प्लेन का पॉइंट दे दिया एंड पैरेलल टू द लाइंस। ये जो प्लेन है ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल है। ये बातें ध्यान रखनी है आपने। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो, ध्यान से सुनना, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा कंक्लूजन लिखा है, ये आप हमारी फॉर्मूला लिस्ट में भी देखेंगे। अगर कोई भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है या दो प्लेन परपेंडिकुलर है, सेम रिश्ता है, उनके डायरेक्शन रेशो का मल्टीपल 0 के इक्वल, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0, सेम प्लेन में कैपिटल होते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। अगर दो लाइन पैरेलल हो या दो प्लेन पैरेलल हो आपस में, तो उनके डायरेक्शन रेशोज का जो रेशो है वो सेम होता है। या सिंपल शब्दों में अगर बात कहूं, आपको कहीं लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, तो जो लाइन 2 के डायरेक्शन रेशोज हैं वही लाइन 1 में ले लेना, है ना। अगर कहे प्लेन 1 प्लेन 2 के पैरेलल है, तो जो प्लेन 2 के डायरेक्शन रेशोज हो वही आप प्लेन 1 में ले लेना, सिंपल सी बात। यानी दोनों के डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं, या आप कह सकते हो उनकी रेशो इक्वल है, कोई भी बात आप ले सकते हैं। उसके बाद ये दोनों लाइंस थी या दोनों प्लेन थे, दोनों लाइन दोनों प्लेन, यहां पर है लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनना, लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला रिश्ता है, ये वाला पैरेलल वाला, है ना, कि जो लाइन और प्लेन के डायरेक्शन रेशोज होंगे वो सेम ले लेना, या फिर उनकी रेशो सेम होती है, ठीक है। और अगर लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, सॉरी, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो ये वाला रिश्ता है, यानी उनके डायरेक्शन रेशोज का मल्टीपल किसके इक्वल होगा, 0 के। फिलहाल आपको यहां पर क्या दे रखा है कि जो ये प्लेन है ये इन दोनों लाइंस के पैरेलल है ना। अगर प्लेन लाइन के पैरेलल होता है तो इसका मतलब जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हैं उनका मल्टीपल 0 के इक्वल होगा, यानी यहां पर हम ये रिलेशनशिप ले सकते हैं, राइट। देखिए, मैं जनरली फॉर्म करती हूं कार्टेशियन और फिर उसे वेक्टर बनाना मुझे बहुत आसान लगता है, तो सबसे पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है प्लेन की, a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1, अगर डायरेक्शन रेशोज हो और पॉइंट हो। तो हमारे पास पॉइंट क्या दे रखा है, 1 2 और -1, यहां से आप निकाल सकते हैं 1 2 -1, दिस इज x1 y1 z1। तो x1 y1 z1 की जगह पुट कर दीजिए 1 2 और ये -1, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। बट अब इस प्लेन की इक्वेशन में सिर्फ मिसिंग है a b c, उसके लिए उसने बताया ये जो प्लेन है ये इन दोनों लाइंस पर क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं, प्लेन के डायरेक्शन रेशोज ये, लाइन के डायरेक्शन रेशो देखना, लाइन के डायरेक्शन रेशो बी वेक्टर में होते हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 -3 और 2, इसके डायरेक्शन रेशो है 2 -3 और 2, ये एबीसी है इसके, ठीक है ना, ये फर्स्ट लाइन के एबीसी। तो इसके डायरेक्शन रेशोज और इसके डायरेक्शन रेशो का मल्टीपल 0 के इक्वल होगा। अभी आपको बताया अगर एक लाइन एक प्लेन के पैरेलल हो तो परपेंडिकुलर वाला रिश्ता हो जाता है। तो एबीसी इंटू एबीसी यानी 2 इंटू ए -3 इंटू बी 2 इंटू सी इज इक्वल टू 0, यही बताया आपको। व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू लाइन ये रिश्ता हो जाएगा, क्लियर। ये पहली रिलेशनशिप बन गई, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल एबीसी क्या थे, 2 -3 2। सिमिलरली ये आपके पास इक्वेशन हो गई। सिमिलरली इस लाइन के भी तो पैरेलल है ना वो प्लेन, तो इसके जो डायरेक्शन रेशोज हैं 1 -3 और 1, ये इसके डायरेक्शन रेशोज हैं एबीसी, इसके डायरेक्शन रेशोज और लाइन के डायरेक्शन रेशोज उनका मल्टीपल 0 के इक्वल। तो स्मॉल एबीसी की जगह 1 -3 और ये रख दीजिए, आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, बस। अब आपके पास अगर ऐसे कभी भी इक्वेशन आ जाए, प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, अगर 3 वेरिएबल मिसिंग है तो 3 इक्वेशंस होनी चाहिए। खुद मैंने ही आप लोगों को बता रखा है कि जितने वेरिएबल मिसिंग होते हैं उतनी इक्वेशंस आपके पास होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर 3 वेरिएबल मिसिंग है लेकिन इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ सी को के ले लेंगे। तो हमने सी को क्या ले लिया, के ले लिया, सी
के ले लीजिए। आपने अगर हमारी मिसलिनियस देखी होगी, हमने बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करा है। तो सी को हमने के ले लिया और इसको राइट साइड पे ले गए। ये क्या बन गया, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 2k, a माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस k। अब साइन चेंज कर दीजिए बिकॉज कोफिशिएंट ऑलरेडी इंटरचेंज है। ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये कट जाएगा। ये आ गया आपके पास a इज इक्वल टू माइनस k। अगर a की वैल्यू आपके पास माइनस k है, आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आइदर दिस और दिस। a की वैल्यू माइनस k और c की वैल्यू k, तो b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, यानी a आ गया माइनस k, b आ गया 0, c आ गया k। बस एक बार abc आ जाए, उसे आपने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करना है और आपके पास कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो देखिए ये हमारे पास थी जहां पर हम x1 y1 z1 पुट कर चुके थे। a b c की जो वैल्यू है यहां रख दीजिए, a की वैल्यू माइनस k, b की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू k सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये देखिए अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से k कॉमन ले लीजिए, क्योंकि k को नहीं रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में k तो होता नहीं। तो इस पूरी इक्वेशन में से k कॉमन ले लिया हमने। अगर हम k कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस x प्लस 1 z प्लस 1। k कांस्टेंट है, वहां जाके 0 हो गया। ये इक्वेशन आ गई आपके पास माइनस x प्लस z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन जनरल हम x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, तो नेगेटिव कॉमन ले लीजिए। नेगेटिव कॉमन लेकर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म बनकर तैयार हो गई। क्या पूछा था, वेक्टर फॉर्म। कुछ दिक्कत नहीं है, बस x y z की जगह i j k लगा दीजिए। हम तो यही तरीका अपनाते हैं। r वेक्टर डॉट यहाँ पर x की जगह i लगा दो, तो ये हो गया i प्लस 0j माइनस के, और जो ये 2 है ये डिस्टेंस होता है, तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन भी आ गई। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से सेक्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का दिया है। आप देखेंगे तीनों सेक्शन की स्टार्टिंग जो है वो इंटीग्रेशन से है, तो आप इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी था, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी था, और अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी है। तो 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मॉडुलस में अगर आप प्रॉपर्टीज की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो मॉडुलस में एक ही प्रॉपर्टी लगती है, स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी। यानी आपको ब्रेकअप करना होता है कि -2 से 2 के बीच में क्या ब्रेकअप इसके बन सकते हैं, और हमें यह चेक करना होता है कि -2 से 2 के बीच में किन ब्रेक्स पर ये जो मॉडुलस वाली चीज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा ब्रेकअप क्यों किया जाता है, बिकॉज हमें मॉडुलस का इंटीग्रेशन नहीं आता बच्चों, हमें मॉडुलस हटाना है। और ये बात अगर आपने हमारी वीडियोस में देखी होगी तो हम बार बार आपको बोलते हैं मॉडुलस के 2 फेस होते हैं। मॉडुलस का नेगेटिव फेस होता है और पॉजिटिव फेस होता है, यानी आपको ये सिंबॉलिक हटाकर या तो प्लस या माइनस लगाना होता है। उसके लिए ज्यादातर ब्रेकअप यूज होता है, और बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है। मॉडुलस के अंदर जो चीजें हैं उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर x की वैल्यूज निकालो, ठीक है ना। तो चलो 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यूज निकालते हैं, जो कि बेसिकली इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो चलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमने ले लिया। इसमें से x कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, तो ये x² माइनस 3x प्लस 2। इसकी मिरर टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 2 चाहिए, एडलेस करने पे 3 चाहिए, तो 2 1 आपके पास फैक्टर बन गया। तो अगर आप इसको प्रॉपर फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1। अगर हम इन सबको 0 के इक्वल रखते हैं तो एक x की वैल्यू 0 आ रही है, एक 2 आ रही है और एक 1 आ रही है, बस। अब आपने एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें -1 से 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस है, क्योंकि मिनिमम यानी लोअर लिमिट आपके पास -1 है, मैक्सिमम लिमिट 2 है। इसके बिटवीन में आपने ये नंबर्स जो है वो प्लॉट करने हैं। तो ये नंबर लाइन हमने बनाई, ये देखिए -1 से 2, ठीक है। इसके बीच में ऑर्डर वाइज पहले 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 तो था ही आपके पास ऑलरेडी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास यहाँ 3 इंटरवल है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2, राइट। -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब हमें क्या चेक करना है कि -1 से 0 में जो ये पॉलिनोमियल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 से 1 में ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है ना। अब इस पॉलिनोमियल को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, तो ज्यादा बेटर होगा अगर आप इसे ऐसे समझें, प्लस माइनस देखने के लिए एटलीस्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन के लिए तो अच्छा ही है मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अब आप -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल -0.5। -0.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। यानी -1 से 0 पर ये जो फंक्शन है ये क्या है, नेगेटिव। तो मॉडुलस हटाकर हम यहां पर क्या साइन लगा देंगे, इसमें मॉडुलस हटाकर हम क्या साइन लगा देंगे, देखिए नेगेटिव का साइन लगा दिया हमने मॉडुलस हटाकर, क्लियर। सिमिलरली 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 0.5, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यानी 0 से 1 में ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव। तो हम मॉडुलस हटा देंगे और लिखेंगे 0 से 1 पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये देखिए। सिमिलरली 1 से 2 में कोई भी पॉइंट ले लो, 1.5 ये पॉजिटिव, 1.5 रखोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव।
पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब 1 से 2 पे ये फंक्शन नेगेटिव है। यानी हमें क्लियर हो गया कि जो ये इंटरवल है -1 से 0 पे नेगेटिव, देखिए -1 से 0 पे मॉडुलस हटा के हमने लगा दिया है नेगेटिव, ठीक है, dx, और 0 से लेकर 1 तक ये क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए मॉडुलस हटा दिया और पॉजिटिव का साइन है। 1 से लेकर 2 पर फिर से ये नेगेटिव है, तो हमने इस पर नेगेटिव लगा दिया। तो यही समझना मेन जरूरी है, बाकी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर आप -1 से 0 के बीच में इसमें वैल्यू रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म था, तो यहां रखकर समझना आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए बाद में हम इसी के बारे में करेंगे बात। ठीक है जी, अब आपने बस इसका इंटीग्रेशन लेना है और वैल्यूज पुट करनी है। तो चलिए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है -1 से 0 और बाहर नेगेटिव चल रहा था। तो यहाँ 3 से 3 कट गया आपके पास, यहाँ 2 से 2 कट गया। सेम यही इंटीग्रेशन यहाँ है, तो बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट आपके पास 0 से 1 है। सेम यहाँ माइनस है, सेम x की पावर 4/4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2। अब जो ध्यान देना है, इंटीग्रेशन तो आसान था, लिमिट पुट करते वक्त प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए बाहर नेगेटिव चल रहा है, उसको चलने दीजिए, एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए। सबसे पहले जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें अपर लिमिट 0, इसमें 0 पुट करेंगे, देखो अपर लिमिट पे हमारा आंसर 0 आ रहा है। फिर माइनस, इस पूरे में x की जगह -1 पुट करो, तो ये आ गया 1/4 माइनस ये +1 हो जाएगा, और ये आपके पास +1। तो यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली इसमें भी सेम, बिल्कुल सेम अप्रोच। इस पूरे में देखिए बड़ा ब्रैकेट लगाया, पहले हमने 1 पुट करा, माइनस इस पूरे में x की जगह 0 पुट करा, माइनस एज इट इज। इस पूरे में पहले देखिए हमने 2 पुट करा है, माइनस पूरे में हमने 1 पुट करा है, राइट। और अब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये आ रहा है आपके पास 9/4 नेगेटिव का, और बाहर भी नेगेटिव चल रहा है, तो +9/4 हो जाएगा। ये इससे कट गया, ये आ गया 1/4, ठीक है। 4 + 4 8, -8 0 हो गया। यहां से आपके पास -1 से 1 कट गया, -1/4 और ये माइनस, तो ये +1/4, और ये हमारा आंसर आ गया 11/4, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द लाइन पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। देखिए जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें मेन है उनको लिख लीजिए। सबसे पहली बात तो हमें एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, इस लाइन के साथ पैराबोला प्लस एक्स एक्सिस, ये चारों चीजों का एनक्लोज्ड एरिया हमें चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ कट गया, एक्स एक्सिस पैराबोला, और ये सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैराबोला जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें डायग्राम ही है। अगर आप डायग्राम सही से बना लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फॉर एग्जांपल आप बताइए कौन सा पैराबोला है, y² = x वाला, y को टच करता हुआ बनता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वाला, ये बन गया y² = x। अब ये जो लाइन बनानी है आपने, देखिए लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। आर्बिट्री बेसिस पे बनाने की बजाय एक काम करिए, पैराबोला और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए। उससे क्या बेनिफिट होगा, आपके पास लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट भी 2 आ जाएंगे। अब वो जो पॉइंट आपके निकल कर आएंगे, पहली बात वो पैराबोला पे पक्का होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि वो पैराबोला पर है, और उसी को ज्वाइन कर दीजिएगा, लाइन भी बन जाएगी, है ना। तो देखिए हमने यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर लिए। देखिए x + y = 2, y² = x। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए। ये हमारे पास पैराबोला था, यहां से हमने y की वैल्यू निकाली 2 - x, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, राइट। ये अब a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, a² + b² - 2ab, सब कुछ जो है लेफ्ट साइड पे ले आइए। x² - 5x + 4, आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर कर x की 2 वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 4 और 1। अब इसे लाइन में पुट करना, पैराबोला में नहीं। x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो y -2 आ रहा है, और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है। यानी हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, 4, -2 और 1, 1। अब देखिए ये 1, 1 के लिए आप थोड़ा सा अगर आप जस्टिफाइड करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन इस तरीके से ले लीजिए। अब 1, 1 यहां पर हमने ले लिया 1, 1, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 4, -2, तो ये 4 है, और लेट इट बी यहां पर आपके पास -2 है, ये हमने ले लिया 4, -2। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे, एक तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास, और सबसे अच्छी बात है आपको लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए थे, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें चाहिए ही होता है, तो हमने वो 2 पॉइंट ऐसे लिए जो पैराबोला पर लाई करते थे। तो ये फिगर जो है हमारे पास बनकर तैयार हो गई, आप देख सकते हैं ये फिगर हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये पहले हमने पॉइंट निकाले, पैराबोला बनाया, 1, 1 हमने यहाँ प्लॉट करा, 4, -2 हमने प्लॉट करा और लाइन को जोड़ दिया,
ठीक है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो बहुत आसान है। देखिए ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो वाई जीरो होगा, वाई जीरो रखो इस लाइन में, एक्स की वैल्यू आपको 2 मिल गई, यानी ये जो पॉइंट है ये 2,0 है। अब आपको एरिया शेडेड निकालना है। पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये पैराबोला भी होना चाहिए, एक्स एक्सिस भी होने चाहिए और लाइन भी होने चाहिए, इसका मतलब एरिया आपके पास ये वाला रिक्वायर्ड एरिया है, राइट, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो इसमें इंटरसेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देखिए 1 पर। अब ध्यान से देखिएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, तो रिक्वायर्ड एरिया है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक पैराबोला, 0 से लेकर 1 तक पैराबोला, उसमें से y की वैल्यू प्लस 1 से लेकर 2 तक, ये देखिए किसके नीचे का एरिया चाहिए, लाइन के नीचे का एरिया। तो 0 से लेकर 1 तक पैराबोला, 1 से लेकर 2 तक लाइन। अब आपने क्या करना है, पैराबोला में से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई √x, और लाइन में से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई 2 - x। यहां पे पुट करो और इंटीग्रेट करो, ये देखिए यही किया था हमने। अब फटाफट से x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2 अपॉन में जो 3/2 था वो रेसिप्रोकल हो गया, और ये लिमिट है 2x x²/2, ये हमने लिमिट लगा दी। अब हम क्या करेंगे, 2/3 को बाहर रखेंगे, एक बार इसमें अपर लिमिट माइनस, एक बार इसमें लोअर लिमिट, बिल्कुल सेम। एक बार इसमें मैं 2 पुट करूंगी माइनस, एक बार मैं इसमें जो है 1 पुट करूंगी। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें स्टेप फास्ट करने की बजाय ठीक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आ गया आपके पास 2/3, क्योंकि 1 की पावर आप जो मर्जी करो 1 ही रहती है। ये आपके पास आ गया 4 - 2 दैट इज 2, और ये आपके पास आ गया 3/2। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7/6 स्क्वायर यूनिट। ये लिखना जरूरी है बिकॉज जो एरिया होता है या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है, बिकॉज हमें यहाँ कोई भी यूनिट नहीं दे रखी, तो वी राइट स्क्वायर यूनिट। इसी की चॉइस में एक और क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखिए कभी भी इनइक्वालिटी से घबराना नहीं, और वैसे भी एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करना है, आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदलना है। यानी आपके पास पहली इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू √3x। देखिए मैंने ये सब चीजें करी हैं, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू √3x, और y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद रखना, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन, और y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन। तो ये x एक्सिस के बारे में इंडायरेक्टली बता रहा है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू √3x, और x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो ये एक लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ये तो x एक्सिस है, और x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 इट्स द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारा जो सेंटर है वो आ गया 0,0, और हमारी रेडियस कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। अब हमने यहां पर सर्कल बना लिया, देखो ये हमने सर्कल बना लिया, और इस सर्कल की जो रेडियस थी, देखिए सेंटर क्या था 0,0 और रेडियस कितनी थी 2, तो 2 सेंटीमीटर का हमने यहां पर सर्कल बना लिया। रफ बनाना होता है आपने, तो ये जो एंड पॉइंट 2 है दैट इज 2,0, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक रेडियस 2 है, दैट इज 0,2, दैट इज 0, -2, दैट इज -2,0। तो हमारा ये जो सर्कल था ये प्रिपेयर हो गया, सर्कल हमने बना लिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब सर्कल के बाद हमें क्या बनाना है, यहाँ पर वो लाइन बनानी है। लेकिन मैंने आपको इसे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी यही कराया, लाइन को बनाने से पहले काम करो, लाइन और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। उससे क्या होगा, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वो भी मिल जाएंगे, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे, और इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें चाहिए ही होता है। तो अब हमने निकाल लिया इंटरसेक्शन पॉइंट, ये देखिए ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये देखिए x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, और इस लाइन के बीच में निकालना था, तो x² एज इट इज, y की जगह पर हमने ये रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, 3x² इज इक्वल टू 4, 4x² इज इक्वल टू 4, x² इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई +-1। अब लाइन में रखो, अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू √3, और -1 पुट करोगे तो -√3। अब इसे प्लॉट कर दो, देखिए लेट इट बी यहाँ पर 1 है आपके पास, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने 1,√3 ले लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया -1,√3, और ये लाइन 0,0 से भी जाएगी। देखो x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट करा यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ये लाइन बन गई। देखो इस तरीके से ये 0,0 से जरूर जाएगी। यहाँ पर हमने ले लिया 1,√3, क्योंकि सर्कल पर तो है ये पॉइंट, और यहाँ पर हमने ले लिया -1,√3, और ये लाइन हमने जोड़ दी। ठीक है, अब हमें कौन सा एरिया निकालना था, इसने बोला था x² प्लस y² के अंदर अंदर, मतलब 4 से कम, यानी सर्कल के अंदर ही अंदर का एरिया निकालना है। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस की बात कर रहा है, x एक्सिस, सर्कल और लाइन, ये तो फिर यही वाला एरिया हुआ,
है ना, एक्स एक्सिस, सर्कल और लाइन। और यहां पर भी बोला था y लेस देन √3x, मतलब आपने y को इस साइड बिलो की तरफ जो है एरिया लेना था, अपवर्ड एरिया नहीं लेना था। और वैसे भी एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व था, तो यहां तो y एक्सिस आ जाएगा, तो y लेस देन √3x मतलब इस तरफ, और आपके पास एक्स एक्सिस भी, तो कौन सा एरिया हो गया हमारे पास, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, और हमेशा जहां पर ये दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है। नाउ दिस इज 1। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया, 0 से लेकर 1 एक्स एक्सिस का, 0 से लेकर 1 का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस, लाइन और इसके बीच का एरिया, फिर प्लस 1 से लेकर 2 कौन, सर्कल। तो हमने लिखा है रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर 1 लाइन dx, फिर 1 से लेकर 2 सर्कल। अब इन दोनों में से ही, लाइन में से भी और सर्कल में से भी y की वैल्यू निकालो, है ना। तो लाइन में से तो y की वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये √3x। सर्कल में से y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y स्क्वायर को यहीं रखोगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इसका स्क्वायर है वो क्या चला जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये आ गई √3x और ये आ गया √4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेक इंटीग्रेशन, √3 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, और यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a² माइनस एक्स स्क्वायर का, विच इज x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर, a²/2 साइन इनवर्स x/a, राइट। तो वही फॉर्मूला हमने लगाया। अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो कैसे लिमिट पुट करते हैं, √3 एज इट इज, इसमें 1 पुट करो, तो 1/2 माइनस 0 पुट करो, खैर 0 हो जाएगा। इस पूरे में देखो ये वाला ब्रैकेट मेरा फर्स्ट लिमिट शो करता है, 2 पुट करो, तो 4 यहां पे 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 0, तो ये वाला 0 हो गया, ये आ गया 2 कट कर, 2/2 1 साइन इनवर्स 1 माइनस, अब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर रही हूँ, तो ये आ गया 1/2 4 माइनस 1 √3, ये आ गया 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आ गया √3/2, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, मतलब π/2, ये आ गया माइनस √3/2, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6 पर। तो देखिए ये आपके पास वैल्यूज आ गई थी, साइन इनवर्स 1 कब था, π/2, साइन इनवर्स 1/2 कब था, 30 डिग्री पर, राइट। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये बचा आपके पास पाई और ये बचा π/3, तो सिंपल फॉर्म करके आपके पास आ गया 2π/3 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, वो तो देखिए आपको ही ध्यान से चूज करना है, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है। बट हाँ, एनसीईआरटी बेस्ड काफी क्वेश्चंस है, अगर आप 4 मार्क्स की बात करेंगे तो सेक्शन सी में खास तौर पर। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अपॉन द प्लेन दिस, हेंस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है और एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। तो देखिए इसकी फिगर से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये देखिए, ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। इस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है P से 1 2 0। हमें इसके फुट, यानी ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन है, आप समझ लीजिए ये एक पेपर है, ठीक है ना, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, ये प्लेन है। तो हमें क्या करना है, इसके फुट निकालने, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये काम हमें करना है, ठीक है ना। तो हमें m कोऑर्डिनेट्स निकालना है, और हमें यहाँ गिवन है कि लाइन जो है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लाइन अगर प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप रखो कि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो सकती है। ऐसा आप कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, अदरवाइज ये रिलेशनशिप होता है, पर आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर पीएम एक लाइन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और ये एक प्लेन है, तो पीएम लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू प्लेन, वी कैन यूज दिस रिलेशन। यानी जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आप ले सकते हो, और जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वही प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ले सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें काम करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, पीएम लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, प्लेन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, वैसे उसकी जरूरत नहीं है बट स्टिल हम करेंगे, ठीक है ना। हमें ये इन्फॉर्मेशन है कि लाइन पीएम जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, दिस इज द मेन थिंग जो भी यूज होगी। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, तो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, फिलहाल अभी हम एक पॉइंट वाला लेकर चलेंगे। तो क्या आपके पास हुआ, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। और हमें पता है कि जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं a वो कैसे निकले होंगे बताइए, दिस माइनस दिस, राइट, u माइनस 1 x2 माइनस x1, और b कैसे निकलता है, मतलब वही वाला फॉर्मूला हो गया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। u क्या होगा, अब a क्या होगा, x2 माइनस x1, b क्या होगा आपके पास v माइनस 2, और c क्या होगा आपके पास w माइनस 0, ठीक है। 2 पॉइंट्स का बेसिकली अभी फिलहाल हमने इसको क्या लिख दिया है, a b c, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y प्लस 2z, 9 उधर था, हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। क्या मैग्नीट्यूड होता है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, √14 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, आपके पास अगर आपको दे रखा है कि लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर है,
क्या दे रखा है, ये लाइन बनाई है हमने और ये प्लेन की इक्वेशन थी। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशोज हैं वो इक्वल होंगे जो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज थे। अब बताओ प्लेन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 2, और जो हमने निकाला था वो LMN है। तो जब लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर हो तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशोज हैं विच इज 1, -3 और 2, वही लाइन के डायरेक्शन रेशोज होते हैं। इसका मतलब आप ये जो ABC है यहां पर पुट कर सकते हो यहां पर, राइट। तो यही हम करने वाले हैं, ठीक है जी। देखिए x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। फिलहाल तो हमें वो UVW निकालना है ना, जो हमारा M पॉइंट था वो तो अभी नहीं निकला। चलो अब आपके पास ये लाइन की इक्वेशन आ गई। कभी भी आपको कॉमन पॉइंट पता करना हो, देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया बेसिकली लाइन और प्लेन का, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। अब एक काम करो, ये जो लाइन की इक्वेशन बनी है इसमें से x y z की वैल्यू निकालो और वो सब्स्टिट्यूट कर दो प्लेन की इक्वेशन में। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो उसका यही फायदा होता है कि कॉमन पॉइंट मिलता है, और जो m पॉइंट है वो लाइन और प्लेन का क्या है, कॉमन पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन हमने कैसे बनाई, पॉइंट हमें गिवन था ABC जो प्लेन के हैं वही लाइन के हो गए क्योंकि प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है। इसको हम इक्वेट करेंगे लैम्डा से, एक बार इसको लैम्डा के इक्वल इक्वेट करो, एक बार इसको, एक बार इसको, ये वहां चला जाएगा। लैम्डा +1 -3 लैम्डा +2 2 लैम्डा +0, XYZ की वैल्यू आ गई। ये जो XYZ आया है लाइन का, इसे हम प्लेन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि ये प्लेन पर भी लाई करते हैं। अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो उससे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमेशा कॉमन पॉइंट निकलता है। तो जो XYZ की वैल्यू हमने लाइन से निकाली ये हमने प्लेन में पुट कर देनी है XYZ की जगह पर। आप देखिए x की जगह पर ये, y की जगह पर ये, z की जगह पर ये। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जैसे ही आपको लैम्डा मिल गया इसे पुट कर दीजिए, आपके पास x, y और z आ गया। क्या आ गया आपके पास, x, y और z। और ये जो x, y, z है ये आपका UVW ही है, यानी M पॉइंट ही है। क्यों, बिकॉज लाइन में से पॉइंट निकालकर अगर आप प्लेन में डाल रहे हो तो आप एक तरीके से इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट पूछ रहे हो, और वो हमारे पास यहां पर x, y, z की फॉर्म में निकल गया। यानी यही आपका UVW यानी क्या पॉइंट है, आपका M पॉइंट है। तो आपको कहा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालो, यानी वो तो हमारा निकल गया M पॉइंट, ठीक है। फिर हमसे कहा था कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाए तो एक काम करना, वो जो पहले पॉइंट था P वाला उसका प्लेन से डिस्टेंस निकालो। तो बहुत नॉर्मल सी बात है, P का M से डिस्टेंस निकाल दो, P का अपने आप प्लेन से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। तो x1 y1 z1 आप जिस मर्जी को ले लो, मैंने इसे x2 y2 z2 लिया, इसे x1 y1 z1 लिया और फॉर्मूले में लगाया। √14 जो है वो प्लेन का जो पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और आपकी वीडियो इसके बाद फिनिश हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं इसको। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 क्लासेस में उनको डिवाइड कर सकता है, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। तो दो मेन कैटेगरीज हैं, वो जो जनरली एक्सीडेंट प्रोन है और जो लोग जनरली केयरफुल रहते हैं, नॉट आर एक्सीडेंट प्रोन। द कंपनी स्टैटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन विल हैव एन एक्सीडेंट ऑफ सम टाइम विद इन अ 1 year पीरियड इज 0.6। तो इसने बोला कि एक्सीडेंट प्रोन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है 1 साल के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, वेयर एज दिस प्रोबेबिलिटी 0.2 फॉर द पर्सन विच आर नॉट एक्सीडेंट प्रोन। द कंपनी नोज दैट 20% ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। देखिए ये बहुत क्लियरली बेस का क्वेश्चन है अगर आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्योंकि यहां पर बहुत नॉर्मल सी बात थी, पहले एक इंफॉर्मेशन और फिर एक कॉमन इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है, पहले जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि दो कैटेगरी है, एक्सीडेंट प्रोन और नॉट एक्सीडेंट प्रोन। फिर हमें कॉमन चीज दे रखी है कि एक्सीडेंट प्रोन में से एक्सीडेंट हुआ 0.6 और एक्सीडेंट प्रोन लोगों में से एक्सीडेंट नहीं हुआ 0.2, यानी हमें कॉमन चीज भी दे रखी है। तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है ये बेस थ्योरम का, ठीक है जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर ऑफ परचेसिंग अ पॉलिसी। मतलब सिंपल आपको ये बताना है कि एक्सीडेंट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। फिर सेकंड में आपसे पूछता है, सपोज दैट न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट विद इन अ ईयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एन एक्सीडेंट प्रोन। बेस का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको इवन E2 और कॉमन इवेंट बनाना आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा नजर आ रहा है कि खुद कंपनी ने ही क्लासिफाई करा है कि दो टाइप के लोग हैं। पहले तो पॉलिसी होल्डर इज एन एक्सीडेंट प्रोन एंड पॉलिसी होल्डर इज नॉट एन एक्सीडेंट प्रोन। फिर कॉमन पर्सपेक्टिव ये है कि चाहे वो एक्सीडेंट प्रोन है चाहे वो नहीं है, एक्सीडेंट हुआ, न्यू पॉलिसी होल्डर हैज एन एक्सीडेंट। कॉमन चीज ए
है ना, यही होता है हमारे पास इसके अंदर। चलिए, अब पॉलिसी होल्डर इज एन एक्सीडेंट प्रोन, ऐसे 20% पॉपुलेशन थी, तो पॉलिसी होल्डर इज नॉट एन एक्सीडेंट प्रोन, ये कितना हो जाएगा 80%, बिकॉज 100% में से 20% लोग ऐसे हैं जो एक्सीडेंट प्रोन हैं, तो 80% पॉपुलेशन ऐसी होगी जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है। अब ध्यान से, इवन अपॉन ए का क्या मतलब होता है, जो लोग एक्सीडेंट प्रोन है उन लोगों का एक्सीडेंट हुआ एक साल के अंदर, आपको दे रखा था 0.6, दैट इज 6/10, और वो लोग जो एक्सीडेंट प्रोन नहीं है उनका एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दे रखी थी 2/10, राइट। फिर हमसे जो पहला सवाल पूछा गया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट इज हैपन, ठीक है, तो यहां पर हमसे ना E2 अपॉन ए, इवन अपॉन ए मांगा, ना E2 अपॉन ए मांगा। अगर वो हमसे कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट अकर व्हेन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन इज देयर, तो वो इवन अपॉन ए मांग रहा होता। अगर वो कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉलिसी होल्डर इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, तो E2 अपॉन ए मांग रहा होता। बट फर्स्ट पार्ट में सिर्फ वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सीडेंट इज हैपन, दैट मींस वो टोटल प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। और टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 120 अपॉन 1000 और ये आ गया 160 अपॉन 1000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 280 अपॉन 1000 और सिंप्लीफाई करोगे तो 7 अपॉन 25। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट पार्ट में उसने स्पेसिफिकली बोला था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज एन एक्सीडेंट प्रोन, यानी वो मुझसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इवन की, एक्सीडेंट प्रोन इवन था, व्हेन एक्सीडेंट इज देयर, यानी इवन अपॉन ए मांग रहा है। और जब इवन अपॉन ए मांग रहा है तो यहां पर बेस थ्योरम लग गई, और इवन अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन, दिस इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन में टोटल आती है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 20 अपॉन 100 इंटू 6 अपॉन 100, 120 अपॉन 1000। टोटल प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही निकाल रखी थी 280 अपॉन 1000। नाउ 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 3/7। तो आई होप बच्चों जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, यही हमारी वीडियोस का मोटिव, हम यही चाहते हैं, बिकॉज आपका जो समय है वो बहुत ही कीमती है। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, जिस भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए।